नमस्कार दोस्तों इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मंदी की आहट नहीं, मंदी दरवाजा खोलकर घर के अंदर आ गई है। मंदी की आहट नहीं है, मंदी दरवाजा खोलकर घर के अंदर आ चुकी है। एक बात हमें मानना पड़ेगा कि इस बुरे दौर के अंदर पूरी दुनिया में 2008 एक बार फिर से रिपीट होने जा रहा है। 2008 में जो मंदी आई थी पूरी दुनिया में, अगर आपको याद होगा, सब प्राइम मंदी थी सारी की सारी। अमेरिका में जो क्या कहते हैं कि प्रॉपर्टी से निकलती हुई और उसके अगेंस्ट में जो लोन दिए जाते थे। अब यहाँ पर 2008 फिर से रिपीट होता नजर आ रहा है और पूरी दुनिया को 2008 की मंदी से निकलने में 4-5 वर्ष लग गए थे। इस बार जो हालात है कुछ ऐसे ही होते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिकन बाजारों में लगभग 8-10% की गिरावट तो पिछले 2 दिनों में हो चुकी है। बल्कि पिछले एक हफ्ते के अंदर जो ब्लड बाथ हुआ है, कत्लेआम हुआ है वहाँ पर, और दुनिया के बाज़ारों में जो कत्लेआम हुआ है वो अब 2008 की याद दिला रहा है। कुछ लोगों को 1987 के ब्लड बाथ की याद आ रही है, जहां एक दिन के अंदर, मेरे ख्याल से 19 अक्टूबर 1987 की बात है, एक दिन में जब वहाँ पर 20 से 22% का मार्केट क्रैश हुआ था। अभी 10-12% के आसपास मार्केट क्रैश है, 8-10% के आसपास अमेरिकन मार्केट क्रैश है। अगर ये 20 से 25% के आसपास हो जाता है तो फिर ये पूरा ब्लड बाथ है। फिर इसका मतलब ये कि यहाँ से बाहर निकलना आपके लिए आसान नहीं है। फिर सालों साल गुजर जाएंगे इस मंदी से बाहर निकलते, इस दलदल से बाहर निकलते हुए। यहां पर यह भी कहना उचित होगा कि अमेरिका में जो ब्लड बाथ हो रहा है अब उसका असर पूरी दुनिया में दिखाई देना शुरू हो गया है। हालांकि ट्रंप साहब कह रहे हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत सारी पुरानी चीजें खत्म होंगी, पेन होगा, दुख होगा, सर्जरी हो रही है, पर अल्टीमेटली दुनिया जो परेशान है इस नए वर्ल्ड ऑर्डर से, जहां पर पुराने वर्ल्ड ऑर्डर को, WTO को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उसकी मान्यताओं को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, और एक किस्म से वर्चुअल टीवी के द्वारा जो वहां पर कुछ चीज़ें जैसे गेम्स खेले जाते हैं ना, उस किस्म के गेम खेले जा रहे हैं। इसमें इस बात को नहीं देख रहा कि कौन मर गया, कौन कुचल के यहाँ पर मारा गया, किसकी लाश जा रही है, कौन अपने कंधों पर अपनी लाश को ढो रहा है, कुछ नहीं पता। हर ओर बर्बादी का आलम है और एक्सट्रीम बर्बादी का आलम है। चाइना अनडाउटली फैक्ट्री टू द वर्ल्ड है, भारत तो फैक्ट्री टू द वर्ल्ड है नहीं। भारत तो मुश्किल से 2% का प्रोडक्शन करता है दुनिया में, जबकि चाइना तो इस टाइम 35% के आसपास का प्रोडक्शन कर रहा है, और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर तो वो 50% और 2030 तक क्रॉस कर जाएगा। अमेरिका अगर टॉप मिलिट्री और सेमीकंडक्टर छोड़ दिया जाए एनवीडिया टाइप का, तो ले दे के टोटल सर्विस इकॉनमी हो चुका है। वो प्रोडक्शन इकॉनमी अब रह नहीं पाया है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। सारी मैन्युफैक्चरिंग दुनिया की चीन में शिफ्ट हो चुकी है, या फिर साउथ ईस्ट एशिया में वियतनाम, कोरिया, जापान, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, यहाँ पर आ चुकी सारी की सारी। इंडिया भी उसके अंदर नहीं आता है। तो सबसे बड़ा दुनिया का जो केंद्र है वो RCEP जो नेशंस हैं उसके अंदर सिमट कर रह गया है। अब क्रूड भी इसके साथ गिरना शुरू हो गया। अगर क्रूड $65 पे आ चुका है, अब $60 पे आ जाता है तो दुनिया भर में हाहाकार मचेगा, क्योंकि गल्फ कंट्री जहाँ की 1 करोड़ भारतीय और 1 करोड़ से ज़्यादा अन्य लोग भी वहाँ पर काम करते हैं, 2-3 करोड़ लोग काम करते हैं, उनकी ज़िंदगी बिल्कुल एक क्या कहते हैं कि एक किनारे पर आ जाएगी। क्योंकि जब वहाँ पर पैसा नहीं आएगा, जो क्रूड ऑयल से पैसा उनको जो मिलता है प्रॉफिट का, वो पैसा नहीं आएगा, तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो सारा चलता रहता है, विकास कार्य चलते रहते हैं, वो रुकेंगे तो बेरोजगारी पैदा होगी। और भारत और अन्य देशों के जो करोड़ों लोग वहाँ काम करते हैं, उन्हें एक सब्सटेंशियल चंक को वापस आना पड़ेगा अपने अपने देशों में, और भारत उनमें से सबसे बड़ा सफरर होगा। अब चीन ने रिटेलिएशन तो कर दिया अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ। हालांकि उससे ट्रंप साहब भी घबरा गए और कहते हैं कि नहीं नहीं, चीन घबरा गया इसलिए वो ऐसा कर रहा है, लेकिन अमेरिका भी तो घबराया हुआ है, क्योंकि अमेरिकन घर गृहस्थी के अंदर जो भी चीज़ें उनके घरों में यूज़ होती हैं सब तो चाइनीज़ हैं। तो 80% तो चाइनीज़ चीज़ें यूज़ होती हैं, ए से लेके जेड तक। अब ये सारा का सारा गेम धीरे धीरे क्लाइमैक्स की ओर बढ़ रहा है। यूरोपियन यूनियन ने अभी तक रिटेलिएट नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर दरार पड़ चुकी है, और यहाँ पे कई देश अमेरिका के खिलाफ रिटेलिएट करने के पक्ष में नहीं है, कई देश रिटेलिएट करने के पक्ष में हैं। कनाडा ने नॉर्थ अमेरिका में ऑलरेडी बदला ले लिया है, और उसके मुकाबले उसको सिर्फ 25% के ऊपर ही रोक के रखा है मिडिल थ्रेट के रूप में, उसके ऊपर नहीं जा रहे हैं। तो बिगिनिंग ऑफ जो डिवास्टेशन है वो इस समय चल रहा है।
सेंटीमेंट तो नीचे जा चुके हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक बार को सेंटीमेंट डाउन होते तो उनको ऊपर आने में बहुत लंबा समय लगता है, क्योंकि मार्केट्स और इकोनॉमीज डिस्टेबलाइज हो चुकी हैं। हिंदुस्तान में कई लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं ठीक है, हमारे ऊपर इतना असर नहीं हुआ है, ये कुछ ऐसे हो गया कि यार मेरी तनख्वाह तो काट ली, 25% कम हो गई, मैं इस बात में संतुष्ट हूँ कि बाकियों की तनख्वाह 50% कट गई, मेरी तो 25% कटी है। तो ये उसके अंदर अपनी विक्ट्री समझ रहे हैं, जो सिवाय मूर्खता के और कुछ नहीं है। कि तुम्हें डेंट तो लग चुका है, तुम्हारे कपड़े लत्ते उतार लिए जाते हैं और तुम कहते हैं नहीं यार मेरे को इतनी चोट नहीं लगी है। अब अगर अमेरिका की मार्केट जो अभी तक करीब 8-10% गिरी है और 20-25% तक गिर जाएगी, तो ये एक किस्म से 1987 वाला हाहाकार होगा, जब वहाँ पे 19 अक्टूबर 1987 को एक दिन में 20-22% का मार्केट क्रैश हुआ था और उससे इतनी जल्दी मार्केट उभर नहीं पाई थी। वो हाहाकार वाला सीन था। कुछ वैसा ही सीन और 2-3 दिन में आता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि ब्लैक फ्राइडे, ब्लैक मंडे और पता नहीं सारे दिन ब्लैक ही ब्लैक होते चले जा रहे हैं। एक बात बिल्कुल तय हो चुकी है कि 2008 रिपीट हो चुका है और 2008 से हमको वापस आने में 5 साल लग गए थे, 2013 तक वापस आए थे। शुक्र है उस टाइम भारत के अंदर सरदार मनमोहन सिंह थे जिन्होंने स्थिति को संभाल लिया था, लेकिन आज की डेट में भारत के पास वो सहूलियत नहीं कि यहाँ पर सरदार मनमोहन सिंह हो जो इस इकॉनमी को देख के भारत को संभाल पाए। अमेरिका तो गिरेगा ही, अमेरिका गिर चुका है और अमेरिका के साथ हम भी आटे के साथ घुन की तरह पिसेंगे। ऑटोमोबाइल हो, फार्मा हो, IT हो, एग्रीकल्चर हो या कोई भी सेक्टर हो, हम सभी जगह मार खाने जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में छा रही मंदी जो है वो हमें भी बुरी तरह से प्रभावित करेगी। हमारे सारे के सारे सेक्टर्स का एक्सपोर्ट जो है बुरी तरह से प्रभावित होगा। अमेरिका में फेड के जो चीफ हैं जेरेमी पावल जो है, उनका कहना है कि उनका कहना है कि हमें जो इन टैरिफ जो है इन्होंने बहुत बुरी तरह से हिट किया है और हमारी इकॉनमी बहुत 1% तक GDP में डाउन हो सकती है और हमको बहुत ज़्यादा इस मंदी की वजह से रेट कट करने पड़ सकते हैं, जो कि 2 से 3 और 3 से 4 तक एक साल में रेट कट हो सकते हैं अमेरिका में। अगर रेट कट वहाँ होते तो भारत को भी करना पड़ेगा। अगर रेट कट हैं इतने सारे हैं तो इसका मतलब ये कन्फर्मेशन है कि मंदी आ चुकी है। पिछले हफ्ते ही 2 दिनों में 2 दिन में 5, 6, 7 ट्रिलियन डॉलर की जो वेल्थ थी अमेरिका से वाइप आउट हो गई। गल्फ के अंदर जो प्रोडक्शन है वहाँ पे एक रिस्क लिया गया, 2 बिलियन बैरल का जो उत्पादन है बढ़ाया गया, इसलिए बढ़ाया गया कि अमरीकी तेल को चोट लगे और वो ना बिके और गल्फ का तेल ज़्यादा बिके। ये भी एक रिस्क वाली बात है, लेकिन गिरना, क्रूड ऑयल का गिरना भारत के लिए तो ठीक हो सकता है, लेकिन दुनिया में अगर मंदी है तो भारत को कैसे फ़ायदा पहुंचाएगा, इस बात का मुझे भी अंदाज़ा नहीं है। लेकिन मैं कन्फर्मेशन के साथ कह सकता हूं कि इतना सस्ता तेल शायद किसी के भी भले के लिए नहीं है, क्योंकि इकॉनमीज जब दुनिया की उसमें इम्पैक्ट होती है तो भारत भी उससे इम्पैक्टेड होता है। अब सवाल ही पैदा होता है कि बहुत सारे एक्सपर्ट मार्केट में ये कह रहे हैं कि देखो जी, अब चाइना के ऊपर तो बहुत टैरिफ लग गया तो इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी आ गई। काय की अपॉर्चुनिटी आ गई? इंडिया प्रोड्यूस क्या करता है? अल्टीमेटली कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता है। चाइना 3600 बिलियन डॉलर का माल एक्सपोर्ट करता है, हम 400 बिलियन डॉलर का माल एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम कैसे मैच करेंगे? दुनिया में किसी को कोई भी चीज़ लेनी होती है तो भारत में तो अवेलेबल ही नहीं है, सबको चाइना के पास जाना पड़ता है। तो चाइना फैक्ट्री टू द वर्ल्ड है, इंडिया कोई फैक्ट्री टू द वर्ल्ड थोड़ी है। क्या चाइना से जब पहले कई बार कहा गया कि चाइना से फैक्ट्री निकलेंगी भारत में आएंगी, क्या कोई आई? एक एप्पल की फैक्ट्री को छोड़ के कोई फैक्ट्री इंडिया में नहीं आई। सारी की सारी फैक्ट्री या वियतनाम या थाईलैंड या लाओस या कंबोडिया, वियतनाम, वहाँ सारी चली, कोरिया चली गई। भारत में कौन सी फैक्ट्री निकल के आई? कोई भी नहीं आई। तो क्या भारत कंपीट कर सकता है? नहीं। क्या चाइना का लॉस भारत कॉम्पनसेट कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भारत के पास तो जो हमारे इंस्पेक्टर लोग हैं, जो GST वाले हैं, या बाकी सरकारी कंपनियां हैं, जो सरकारी जो विभाग हैं, वो तो फैक्ट्रियों की हत्या करने को तैयार बैठे हैं। वो तो नहीं चाहते कि फैक्ट्री यहाँ चले। उनके तो इंस्पेक्टर रोज आके कटोरा लेके खड़े रहते हैं, मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो। आप कमाते हो नहीं कमाते हो, लेकिन सरकार का पहला काम फैक्ट्रियों को मारना है। MSME क्यों मर चुका है? सरकार ने मार दिया उसको पूरा का पूरा, और इंस्पेक्टर आज तो जिंदा ही नहीं रहने देता आपको। अब EU जो है वो भी चाइना पे डिपेंड करता है, हम भी चाइना पे डिपेंड करते हैं। EU की डिपेंडेंस इतनी ज़्यादा है कि चाइना के बिना उनका एक दिन का गुजारा नहीं। अमेरिका समझता है कि EU अब किसी काम का नहीं है, क्योंकि EU से मेरे पास कुछ आता ही नहीं, सब तो चाइना से आता है, तो EU को मैं क्या करूं, मैं उसको प्रोटेक्ट क्यों करूं? तो EU का डीलिंकिंग हो रहा है। जापान अपने डिफेंस के अंदर पैसे लगा रहा है। इसके अलावा कोरिया, जापान, चाइना एक साथ में आ रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं कि भाई अमेरिका का मुकाबला कैसे किया जाए। नए समीकरण बन रहे हैं। हम क्या करेंगे? जब
अमेरिका की इकॉनमी बड़ी है, इंपोर्ट्स बड़े हैं, लेकिन हम तो उसका बहुत छोटा हिस्सा है। $3.3 ट्रिलियन का इंपोर्ट है उनको, हम तो ले दे के 80-88 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं। बाकी मैक्सिको, चाइना और कनाडा $400 बिलियन से ज़्यादा का एक्सपोर्ट करते हैं। तो आप सोचिए कि उनका एक्सपोर्ट कितना बड़ा है। हम चाइना को तो नहीं पकड़ सकते। अब ग्लोबल साउथ में जिनकी तूती बोल रही है उसमें वियतनाम है, चीन है, कोरिया है, थाईलैंड है, मैक्सिको है, यही सारे देश हैं, इनकी तूती बोल रही है। कनाडा भी उसमें से एक है। कनाडा हालांकि ग्लोबल साउथ में तो नहीं आता है, लेकिन तूती तो बोल रही है उसकी। अब चाइना ने चाइना 1 के हिसाब से साउथ ईस्ट एशिया में अपनी फैक्ट्री लगा ली है, तो अपने आप को बचाने की कोशिश की है। इंडिया ने ऐसा कुछ किया नहीं है। अब एक बात हमें समझनी होगी कि 2008 तो भैया रिपीट हो गया। अब रूल बेस्ड ऑर्डर तो खत्म हो गया। अब तो ले दे के टोटल मिला के हमारे यहाँ वो वर्चुअल रियलिटी बेस्ड जो होती है ना, वो चीज़ें आ गई हैं कि यहाँ पे देखो टीवी गेम्स में क्या चल रहा है, हम तो वही करेंगे। टीवी गेम में इसने उसको मार दिया, इसने उसको मार दिया, इसने उसको मार दिया, आखिर में ये जीत गया, चलो हो गया, धंधा खत्म हो गया। वही सब कुछ चल रहा है। क्या किया जाए अल्टीमेटली? इस नई रियलिटी में जिए तो जिए कैसे और मरे तो मरे कैसे? हमें तो कहीं से भी राहत मिलती नजर नहीं आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस प्रोग्राम को देखने के लिए। अपनी फीडबैक दीजिएगा। धन्यवाद।